अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं रदा जमशेद। नाज़रीन, खूबसूरत तो हर कोई लगना चाहता है, पर इंसान को मज़ीद खूबसूरत बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आज मेरे साथ एक ऐसी ही पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो इस काम को करना बाखूबी जानती है, जो एक बहुत ही अच्छे स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट और फोटोग्राफर हैं। जी हाँ, मेरे साथ आज मौजूद हैं ख्वाबा रियाज। आइए चलते हैं, आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं। सर, कैसे हैं आप? वालेकुम, ठीक हूँ बिल्कुल। सर, आप खुद तो इतनी सिंपल आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, लेकिन आप लोगों को इतना कलरफुल बना देते हैं, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे कोई राज नहीं, बस एक ढीठ बना है, सुस्ती है। मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता, लेकिन अपने इन्वायरमेंट को मैं जिस तरह मैं विजुअली लोगों को कंसीव कर रहा हूँ तो कि इनको ऐसे होना चाहिए और इस तरह से तैयार होना चाहिए, इनकी पर्सनैलिटी में ये प्लस पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है, तो उसको उस तरह से जब मैं देखता हूँ तो वो इसीलिए फिर वो चीज़ें जो बड़ी कलरफुल लगती हैं। तो आपने ये जो जर्नी अपनी स्टार्ट की थी, ये जर्नी किस तरह स्टार्ट हुई, थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताएं कि किस तरह आपको ये हुआ कि ये काम मेरे लिए कर सकता हूँ, मैं इतनी कलरफुल लाइफ को एंजॉय कर सकती हूँ, इतनी कलरफुल लाइफ में रह सकता हूँ? क्योंकि अपनी पर्सनैलिटी को देख के बिल्कुल नहीं लगता, अब बहुत ही सिंपल है। मेरे इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को देख के बिल्कुल लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक कलरफुल लाइफ गुजार रहा हूँ और बड़ी स्टाइलिश लाइफ गुजार रहा हूँ। इंसान अपने इर्द गिर्द की इंसान बज़ाहिर खुद नहीं, बल्कि अपने जो इर्द गिर्द का माहौल होता है, अपने घर बार से या जिस तरह के लोगों में वो घूमता फिरता है, वो उसकी पहचान होती है। तो वहीं से उसका पता चल जाता है कि उसके दिमाग की डायरेक्शन क्या है और वो कितना कलरफुल है, या वो बिल्कुल ग्रे है या ब्लैक एंड वाइट है या जो भी है। सर, कि मैं आपको कहूँगा, आप अपनी पर्सनैलिटी को ख़ाबर आप डिफ़ाइन करें, आप अपनी पर्सनैलिटी बताएं, तो अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? मैं बहुत ज़्यादा चेंजहॉलिक हूँ, इमोशनल हूँ और मेरे दिमाग में जो चीज़ आती है बस मेरी कोशिश होती है कि वो फ़ौरन कर ली जाए बगैर सोचे समझे। तो मैं रिस्क लेता हूँ चीज़ों के ऊपर। कहीं ना कहीं स्टबर्न और ज़िद्दी भी है। अपने लिए ज़िद्दी हूँ, दूसरों के लिए ज़िद्दी नहीं, उसके लिए तो मैं फ्लेक्सिबल भी हो जाता हूँ। बस मैं ये कि मुझे बस ये होता है कि जो अभी दिमाग में चीज़ आई वो बस सामने आ जाए, चाहे उसके पीछे जितना मर्जी नुकसान उठाना पड़े। खबर आपके बारे में अगर सुनने में आए तो लोग बहुत डरते हैं आपसे, जितने आपके जूनियर्स हैं, जितना आपका स्टाफ है, वो आप उनके साथ स्टाफ के साथ तो बहुत फ्रेंडली सा माहौल है, लेकिन जो आपके पास आते हैं लोग काम करने, वो आपसे बहुत डरते हैं। इसकी क्या वजह? ये बात मुझे क्यों नहीं पता? वो आपसे डरते हैं तो आपको किस तरह बताएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि लोग मुझसे डरते, बल्कि मुझे लगता है कि लोग मुझे आकर डराते हैं। अच्छा, आपकी अपनी मॉडलिंग एजेंसी है जहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी फेमस मॉडल्स आपके लिए कि आपने इतना से प्रोड्यूस की हैं, कितना डिफ़िकल्ट होता है ये काम? बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होता, शौक की बात होती है। अगर आप चलते फिरते हैं, लोगों को पकड़ लेते हैं, टैलेंट ऐसे ही डिस्कवर होता है कि आपको कोई नज़र आया या नज़र आई तो आपने उसको ग्रूम किया, कुछ अर्से बाद उसको सामने लेके आए तो वो आपको लगता है ये मॉडल है। ये सिर्फ आँख की बात होती है, लेकिन मैं अब उस सीन को कहीं पीछे धकेल चुका हूँ। मैं मोस्टली अपने आप को ब्राइडल मेकओवर में और ब्राइडल फोटोग्राफी में इंडल्ज कर रहा हूँ। तो बट द मीनिंग ऑफ फैशन अकॉर्डिंग टू क्या लगता है कि मतलब क्या है फैशन का? फैशन इज़ बेसिकली डिपिक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी। आप जो कपड़े पहने होते हैं उससे पता चलता है कि आपकी पर्सनैलिटी है क्या, उसमें क्या रोलें हैं और उसमें आपकी जूतों से लेकर आपके पहनावे, जो भी आपने चीज़ पहनी हुई है, आपने बालों का हेयर कट किया हुआ, इवन आप खाते किस तरह से, आप सोते कैसे हैं, आपकी जो भी जेस्चर मूवमेंट्स जो डिपिक्ट करती है उसको फ़ैशन कहते हैं। और जो चीज़ आप अपनाते हैं उसको फ़ैशन कहते हैं। और क्यों अपनाते हैं, तो वो लोग फिर उस चीज़ से आपकी बैकग्राउंड को और ख़ानदान को और आपकी जो भी औकात है उसको पकड़ते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे शादियों का सीज़न चल रहा है, ठीक है, ब्राइड्स आपके पास आ रही हैं, क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं ब्राइड्स को लेके? लेटेस्ट ट्रेंड जो है वो काफ़ी हद तक वेस्टर्नाइज हो चुके हैं। ख़ासतौर पे हेयर डू जो है, आई थिंक हेयर इज़ द न्यू मेकअप। जिसको बाल बनाने आते हैं वही सबसे बड़ा मेकअप आर्टिस्ट है। इस तरह जो पुराने क्लासिक हेयर डूज हैं, उनको बड़ा उन्होंने रफ़ और मैसी करके बड़ा उसको एक फेमिनिन लुक दी हुई है, तो वही चीज़ हमारे यहाँ पे आ रही है। सो फॉर मी हेयर इज़ द न्यू मेकअप। सर, कहीं ना कहीं लगता नहीं जो पुराना फैशन था, जो पुरानी ट्रेंड्स थे बाल बनाने का, हेयर टू 80s का 90s का, वो वापस आ गया अब इस टाइम पे भी? चीज़ें वापस ज़रूर आती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना एक नए तड़के के साथ आती हैं। तो वो क्या लगता है, क्या नया तड़का ऐसा लगा? थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं, तो इनकी शादियाँ आ रही हैं, उनको थोड़े टिप्स मिल जाए इस हवाले से। कुछ नहीं, लाहौर की औरतें तो अभी भी गोरी नज़र आना चाहती हैं। वो नहीं उस चीज़ से आप बाहर निकल सकती, क्योंकि शायद हमारे पर गोरों ने हुकूमत की, तो वो एक कॉम्प्लेक्स साथ साथ चलता आ रहा है। सो जो ट्रेंड है वो यही मैंने बताया ना कि जो हेयर डूज है वो जिस तरह पहले होता था, बहुत कुछ चाइनीज़ हेयर डूज होते थे, बहुत ज़्यादा खींच कर एक बैक कॉमिंग की होती थी और हाइट भी होती थी। अब लड़कियां उससे ज़रा बाहर निकली हैं। नाउ इट्स मोर फेमिनिन एंड मोर वेस्टर्नाइज्ड, और थोड़ी सी मैसअप लुक जो है ना, थोड़ी सी अनटाइडी, वो ज़रा नेचुरल लगे। तो वो जो नेचुरल लग रही होती है उसमें उनको ज़्यादा वो लगता है कि वो खुद हैं, कोई एक मेडअप चीज़ जो है ना वो आउट हो चुकी है। सर, एक तरह से आपको फैशन इंडस्ट्रीज़ का करता धरता मानते हैं, इनिशियल स्टेज पे आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने फैशन को एक पहचान दी, एक
एक मार्केट में नाम थी, आपको क्या लगता है कि अब जो फैशन है, फैशन इंडस्ट्री जिस तरह मूव कर रही है वो जस्टिफाइड है? जिस तरह आप लोगों ने मेहनत से एक अपना नाम बनाया, एक अपनी जगह बनाई, अब जो न्यू आर्टिस्ट हैं वो इस तरह मेहनत कर रहे हैं? पहली बात तो ये मेरी कोई सल्तनत तो है नहीं कि लोग मेरे मुताबिक सोचें और काम करें। सेटेड तो आप हैं ना। हाँ, जिस वक्त हम लोग एंटर हुए थे तो ये ग्राउंड ऑलमोस्ट खाली थी, तो वो मेरी लक थी कि वो मैंने उसमें मेहनत की और वो मैं उसमें आगे मूव ऑन करता चला गया, और जो आने वाले हैं उनको फिर एक बनी बनाई ग्राउंड मिली, और अब ये इंडस्ट्री मतलब काफ़ी हद तक ग्रो कर गई है। खासतौर पे जब से लॉन की इंडस्ट्री आई है, फिर फैशन शोज़ बहुत होने लगे हैं, फैशन वीक्स होने लगे हैं, तमाम तर ख़राब हालात के बावजूद। तो ये प्रोग्रेस तो हो रही है और बहुत से डिज़ाइनर्स आ गए, और फिर सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जो वो इस फील्ड की तरफ आ रहे हैं, और पेरेंट्स जो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो फैशन स्कूल्स में जाएँ और इसको एक स्किल के तौर पर अपनाएं। पहले ये सुनने में सर क्या फ्यूचर देखते हैं फैशन इंडस्ट्री का? क्या लगता है कि फैशन इंडस्ट्री कितना ग्रूम कर सकती है मजीद, या इसमें कौन से प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं? जिस तरह मुल्क जा रहा है और उसी तरह फैशन इंडस्ट्री भी साथ साथ मूव करती जाती है। प्लस पॉइंट्स तो खैर बहुत ज़्यादा है, माइनस प्लस का डिसाइड तो एक पर्सनैलिटी ने करना होता है। बिल्कुल। कोई भी चीज़, कोई भी प्रोफेशन बुरा नहीं होता, इंसान खुद अगर बुरा हो तो उसको लगता है कि ये प्रोफेशन बुरा है। लेकिन एक ओवरऑल सुनने में आता है फैशन इंडस्ट्री को लोग इतना सपोर्ट नहीं करते, जिस तरह यंग जनरेशन जो आना चाहती थी अपने घरों से, लड़कियों को घर से परमिशन नहीं मिलती मॉडलिंग की, क्योंकि इस इंडस्ट्री के लिए एक बुरा सा कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। तो आपको लगता है कि वक्त के साथ साथ वो बदल रहा है? बहुत हद तक बदल रहा है, क्योंकि अब लड़कियों को वो एक्सपोजर मिल गया है, कुछ सोशल मीडिया ने और कुछ ये ग्लोबली जो हम इंटरकनेक्ट हो गए हैं हर चीज़ के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, तो उस हिसाब से हम लोगों ने एक चीज़ को काफ़ी हद तक एक्सेप्ट कर लिया कि कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। आप किसी चीज़ को बिला वजह ये नहीं कह सकते ये बुरा है या वो बुरा है। अगर आप बुरे हैं तो आप बुर्का पहन के भी बुरे हैं। बिल्कुल। तो ये कॉन्सेप्ट लोगों को टाइम के साथ साथ समझ में आएगा, और शायद हम लोग ग्रूम करेंगे तो समझ आएगा। क्या लगता है कि जो लोग अभी आपको देख रहे हैं उनको इस टाइम क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जिससे उनकी ये चीज़ उनकी समझ में आए कि ये इंडस्ट्री बुरी नहीं है? सबसे पहले तो हम लोग ये चीज़ एक्सेप्ट कर लें कि ये मर्द है और ये औरत है, इसको तो बीच में से निकाल लें, मतलब जेंडर से बाहर निकलें। और ये नहीं कि औरतों के डिवीजन नहीं होनी चाहिए। हाँ, जेंडर डिवीजन नहीं होनी थी कि मर्द के लिए ये कानून है और औरत के लिए ये कानून है। एज अ ह्यूमन आपका कैरेक्टर है क्या, और आपने उसको डिफ़ाइन कैसे करना है, और किसी भी प्रोफेशन को पकड़ के किस तरह से आगे लेके जाना है, उसको कितना एलिगेंट तरीके से उसको अपनाना है, तो वो मैटर करता है। जैसे कई दफ़ा औरतें होती हैं वो हमारे मुल्क में जब जीन्स पहनती हैं तो वो उनको कैरी नहीं करनी आती, तो कई दफ़ा वो साड़ी भी सही तरह नहीं कैरी कर पाती, तो इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी में कोई रोल है, या आपकी बॉडी लैंग्वेज में कोई मसले हैं। सो अगर आप चाहें तो आप एक चीज़ वल्गर भी लग सकती है, चाहें तो वो डिसेंट तरीके भी किया जा सकता है। तो इन दी एंड अब जो है एक्सेप्टेंस जो है काफ़ी हद तक आ रही है इस तरफ। सर जो आपकी अपनी जर्नी थी एक मेकअप आर्टिस्ट की, एक फैशन इंडस्ट्री में एक अपने आप को जगह बनाने की, ये जर्नी कैसी थी? इजी थी या डिफिकल्ट थी? मैंने ऐसा कोई खास मेहनत नहीं की, बस मैं चलता जा रहा चीज़ें सामने आती जा रही थी। बस आइडियाज़ कैसे आए कि मेकअप कर सकता हूँ, मेकअप आर्टिस्ट बन सकता हूँ और माशाल्लाह इतना नाम कमा सकता हूँ? ये आइडिया कहाँ से, इनिशियल स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये स्टार्ट तो खैर नानी के मुंह से हुआ, क्योंकि उनके मुंह पे मैं मेकअप वगैरह करता रहता था जब वो सोई होती थी। ये दूसरी बात है कि जब जो घर में एक बंदा होता है ना जिसको आप बकरे का कुर्बानी का बकरा बनाते हैं, वो आपकी नानी थी? नहीं, ऐसा नहीं। वो असल में जब वो कोई ना कोई आपको कैनवस चाहिए होता है ना, कभी वो दीवारें भी हो सकती हैं, कभी वो कोई आप किसी का चेहरा भी हो सकता है, और कभी आपका वो मेरे ख्याल में स्कूल के पेपर्स भी होते हैं जिसमें कुछ चीज़ साइंस के सब्जेक्ट समझ नहीं आया तो पता चला ड्रॉ कर देते हैं, औरत की तस्वीर ड्रॉ करके आ गया। सो मैं हमेशा औरतों की फिगर्स बनाया करता था, और कई दफ़ा क्योंकि मैगजीन में तस्वीरें लगी होती थी तो मैं क्या करता था, शेडिंग करके उसको और बेहतर करने की कोशिश करता था। खास तौर पे कंटूर्स बहुत ज़्यादा डेवलप करता था। आई थिंक वही चीज़ मुझे फोटोग्राफी में लेके थी, प्लस मुझे खूबसूरती बहुत अपील करती थी, तो उन चेहरों तक पहुंचने के लिए मैंने शायद फोटोग्राफी को चैनल बनाया था। सर खूबसूरती की क्या डेफिनेशन है आपके अकॉर्डिंगली? पता नहीं करें आज हमारे व्यूअर्स को ये खूबसूरती क्या है? मेरे नज़दीक ये आप नज़र की बात होती है। कुछ लोगों को ये लगता है कि जो पर्सनैलिटी है, जो वक्त के साथ साथ चीज़ बढ़े वो पर्सनैलिटी है, जो वक्त के साथ साथ कम हो वो ज़ाहिरी खूबसूरती है। लेकिन ये सब कहने की बातें होती हैं, इंसान को ज़ाहिरी खूबसूरती ही इन द एंड पसंद आती है। तो मेरी जो सोचने की मिथ है वो पूरी ग्रीक्स वाली है। मतलब माइकल एंजेलो ने जिस तरह डेविड को पोर्ट्रे किया था, उसने डिफ़ाइन किया था कि आदमी जो वो औरत से ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे परिंदों में देख लें तो मोर खूबसूरत है, मुर्गा खूबसूरत है, चिड़िया खूबसूरत है। मतलब टेक्निकली अगर आप उसको देखें तो आपको जो उसकी जो मसल्स की एक बनावट है उसमें फिर आपको लगता है कि
आदमी ज़्यादा हसीन है। बिल्कुल। और इसी वजह से फिर मैंने पूरी फीमेल इंडस्ट्री तो इंट्रोड्यूस करवाई, उसके साथ साथ नेक टू नेक मेल मॉडल की इंडस्ट्री भी इंट्रोड्यूस करवाई, जो आज मुझे हर जगह नज़र आ रही है। बिल्कुल सर, अगर हम आपकी मॉडल एजेंसी के हवाले से बात करें तो जब वहाँ पे आपके पास यंग जनरेशन आती है, यंग न्यू टैलेंट आता है, तो उनको आप किस तरह एक्सप्लोर करते हैं, उनको किस तरह, उनमें क्या क्वालिटीज़ देखते हैं जिनमें आपको लगता है कि नेक्स्ट ये भी ब्राइट फ्यूचर? पहली बात है कि मैंने मॉडलिंग एजेंसी वाला काम बंद कर दिया, अब वो मेरा फ्यूचर नहीं है। अब मेरा जो बिज़नेस है उसका कैनवस ही पूरा चेंज हो गया, ब्राइडल मेकअप में हूँ मैं। सो मैं अब इस पर बात करता अच्छा लगता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत, अब तो हर कोई एजेंसी बना के बैठा हुआ है और मॉडल जो अपने तौर पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। कोई मतलब प्रोफेशनली भी हो रहा है काम, नॉन प्रोफेशनल तरीके से भी हो रहा है, पर हो रहा है। सर अच्छा, विंटर की लुक के हवाले से हम थोड़ी सी बात करें, विंटर्स आगे थोड़ा सा हम हमारे व्यूअर्स को मेकअप के हवाले से गाइड करेंगे। विंटर्स में किस तरह का मेकअप होना चाहिए, किस तरह उनको अपनी लुक कैजुअल कैरी करनी चाहिए, अगर ब्राइडल को हट के हम बात अगर करें? इंटरनेशनल लेवल में बात की जाए तो आई थिंक ग्लिटर इज़ मोर इन, ख़ास तौर पर लाइनर के साथ ग्लिटर का इस्तेमाल, और जितने भी हैवी शेड्स हैं वो इन लिपस्टिक्स में, प्लस मेरा ख्याल है कि जो मैट लुक है वो बहुत ज़्यादा अब आगे आएगी। अब ये जो ग्लॉसी लुक है आउट होती जाएगी, फिर से वो पेंसिल्स का इस्तेमाल और डिफाइंड लुक। एक और बात हमें बता देंगे, मेकअप के भी सीज़न हो गए हैं। अगर पाकिस्तान में 4 सीज़न है तो 4 सीजन्स में मेकअप भी डिफरेंट होता है, ये कॉन्सेप्ट कितना सही है? मौसम के हिसाब से इंसान अपने आप को बदलता है, क्योंकि अब ये तो नहीं हो सकता ना कि एक गर्मियों में आप इतना हैवी मेकअप करके और बेस लगा के बाहर निकल जाओ, थोड़ी देर में वो सबको क्रैक हो जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि पर्सनैलिटी इज़ द न्यू मेकअप फॉर एनी गर्ल। चलिए आज आपसे एक सीक्रेट भी रिवील कराते हैं, आपका कौन सा ऐसा हिडन और सीक्रेट टैलेंट है जो लोगों को नहीं पता? सीक्रेट टैलेंट? हाँ, मेरा जो सीक्रेट टैलेंट है कि मैं रात को बिल्कुल कई दफ़ा मायूस होकर सोता हूँ और सुबह बिल्कुल एक नया इंसान बन के सामने आ जाता हूँ। ये तो सीक्रेट टैलेंट हो गया, लेकिन सिंगिंग या कोई पोइट्री इस तरह की कौन सी आपको किस चीज़ का इतना शौक है गाने का? मुझे बहुत ही ट्विस्टेड वर्ड्स में लोगों को बातें लगाने का बहुत शौक है। मुझे अंदाजा हो गया। मैंने जब किसी की बेइज्जती करनी होती है वो बहुत मीठे तरीके से तो मैं मजाक में बातें मारता हूँ, मतलब मैंने इधर से सुनी है और मैं उधर की बात उधर, और वो कहते हैं अच्छा वो यू नो आप बुरे नहीं बनते हो, बीच में तो खुद बाहर निकल हंस रहे होते हैं, और सारा वो जो ना एक वहाँ पे कहते हैं ना कि आग लग गई गल बदे शरीका नु आग लग गई। ये चीज़ मैंने नोटिस की कि बहुत प्यार से, और जो प्यार से जलील करना होता है ज़्यादा ज़ोर से लगता है। क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, आपको इन दी एंड इंसानों के साथ ही रहना है। अब आप डायरेक्ट किसी को ये नहीं कहते कि तुमने ये कहा, तुमने वो कहा, तुम फलां कहा, इस तरह ऑफेंड हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप मजाक में, क्योंकि अगर आप इस तरह करने लगे तो आप इससे बेहतर फिर आप जंगल में जाके रह लें। आप तो फिर किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जैसे सिंगिंग का शौक और है, इंसानों को नॉर्मल समझना चाहिए, ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। मतलब किसी की बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही है, क्या फ्रस्ट्रेशन चल रही है, क्या उसने वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखी वो पूरी नहीं हो रही। वो एक इंसान नहीं होता जिसकी एक्सपेक्टेशन आपके साथ के साथ होती हैं, आपके वर्कर्स की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। जब आप उनको पूरा नहीं करते तो वो भी फिर वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव होकर कुछ भी कह देते हैं। जैसे मुझे बताएं, सिंगिंग का शौक है आपको? सिंगिंग का शौक है। तो फिर आप हमारे लिए थोड़ा सा गा के सुना। बिल्कुल भी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मेरा इसमें बिल्कुल मूड नहीं है। अच्छा, सिंगिंग भी मूड से होती है? कितना मूडी है वैसे? मुझे देख के लग रहा है अच्छा खासा। नहीं, मैं ये होता है कि मैं अब बहुत ज़्यादा अपने ऊपर मूड तारीख करके बात को करता हूँ, मतलब मैं घबराता नहीं हूँ। वो तो मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, और मुझे तो कितना वो एक ब्रेवनेस कितनी ज़्यादा आप में? अब मेरे ख्याल में बहुत बुज़दिल हूँ, जो मैंने ब्रेवनेस जो है उसका मैं खौल चढ़ा के अपने को दिखाता हूँ कि मैं ब्रेव हूँ। बेसिकली अंदर से मैं बुज़दिल हूँ, अंदर से बिल्कुल सेंसिटिव सा नाजुक सा इंसान। हाँ, बहुत नाजुक है। मैं लड़ाई झगड़ों से भागता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि जहाँ पे कोई तमाशा क्रिएट हो रहा है या कोई ऐसी चीज़ हो तो मेरी कोशिश होती है कि वहाँ से मैं अवॉइड करके निकल जाऊँ, या बात को हंसते हंसते टाल के एक सुलह सफाई करके वहाँ से निकल जाऊँ। अच्छा, माशाल्लाह इतना बड़ा सेटअप रन कर रहे हैं, इतने लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, तो इतने लोगों को साथ लेके चलना डिफिकल्ट होता है या नहीं? बहुत ईजी होता है? कोई मसला हो जाता है तो फिर उसको किस तरह सॉल्व करते हैं? अगर आप ये सोच लें कि आपके गिर्द सारे लोग पागल हैं, ठीक है, और आपने ही पागल बन के उनको कंट्रोल करना है, तो फिर कोई भी मुश्किल नहीं, बल्कि आप इंजॉय करते हैं उस चीज़ को। अच्छा, बिफोर हम इस शो को वाइंड अप करें, कोई फैशन टिप, कोई इस तरह की टिप्स जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको आप देना चाहें? फैशन वो करें जो आपको अच्छा लग रहा है, चाहे आपका मजाक ही क्यों ना उड़ रहा हो, लेकिन अगर आप खुश हैं उससे, बस अपनी मान के कर ले। व्हाई नॉट, बिकॉज दैट विल बी योर ओन स्टाइल, और उसको आपको कैरी कैसे कर रहे हैं वो असल चीज़ है। जी नाज़रीन, तो आज हमारे साथ ख्वाबा रियाज मौजूद थे और उन्होंने बड़ी अच्छी टिप दी है कि जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है, आप वो करें, लोगों को बाहर में भेजें, लोगों ये की भी ना बिल्कुल सोचें कि फिक्र ना करें। इन क्या है, आउट क्या है, ठीक है, पर मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप हदें क्रॉस कर जाएं, कोई तमाशा बन जाए लोगों के लिए। बस जो जिस चीज़ से भी आप कंफर्टेबल हैं
फिर उस चीज़ को इस तरह से कैरी करें कि वो लोगों के लिए भी एक्सेप्टेबल हो। बिल्कुल जी नाज़रीन, तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इनकी टिप्स को एंजॉय किया होगा और आप अपनी लाइफ में इसको फॉलो करेंगे। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप देखते रहे उर्दू पॉइंट।